आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टीचर्स ट्रेनिंग फर्म की जानिब से आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। टीचर्स ट्रेनिंग फर्म बेसिकली क्या चाहती क्या है, हम लोग चाहते ही हैं कि हम स्कूल्स का हेल्प आउट करें अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, क्योंकि हमारे स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर तो दिया जाता है, लेकिन बच्चों के लर्निंग के लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है उस पे इतना फोकस नहीं होता। तो हमारा वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तरबिया एट स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम बात शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब स्कूल्स इसकी तरफ भी माइंड हो रहे हैं कि इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को, इस इम्पोर्टेंट लर्निंग मॉड्यूल को अपने स्कूल के अंदर एम्बेड किया जाए, अपने करिकुलम के अंदर एज अ हिडन करिकुलम। मैं हूं आपका टीचर, आपका होस्ट राशिद हबीब। हम इस जो आज हमारा सेशन है वो बेसिकली जिसमें हम देखना ये चाहते हैं कि तरबियत की जरूरत क्यों है। क्या स्कूल फेल हो रहे हैं तरबियत करने में? क्या घर फेल हो रहे हैं? जो स्टेक होल्डर्स हैं, बच्चे को एजुकेट करते हैं, उसकी तरबियत करते हैं, वो किस हद तक कामयाब हैं, या कहाँ कहाँ हमें काम करने की जरूरत है। हम स्टार्ट करते हैं प्रोटेस्ट के साथ। शायद ही कोई न्यूज हो आज जहां पे प्रोटेस्ट का जिक्र ना हो। मैं सिर्फ पाकिस्तान या मुस्लिम दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड ओवर की बात कर रहा हूं। ये जो प्रोटेस्ट है इसके ऊपर मुख्तलिफ आ रहा है, जो इसकी फेवर में है वो इसको जाहिर है इसको एक्नॉलेज करते हैं, अप्रूव करते हैं, और जो इसके अगेंस्ट है जिंदगी का अफेक्ट होती है वो इस पे उनकी अपनी रिजर्वेशन है। लेकिन क्या ये प्रोटेस्ट का तरीका इंसान की जिबिल्लत के अंदर है? तो हम देखते हैं बचपन में बच्चा जब नाराज होता है तो अपने फेस से, अपने बॉडी इंप्रेशन से दिखाता है कि मैं आपकी बात को नहीं सुनता, मैं आपसे नाराज हूं। तो ये इंसान की जिबिल्लत के अंदर है। इसी तरह हम ब्लॉकेट का सुनते हैं, आजकल पाकिस्तान में ब्लॉकेट का बहुत ज्यादा जिक्र है। तो क्या ये ब्लॉकेट भी इंसान की फितरत में है? तो हम देखते हैं कि बच्चे दरवाजा बंद कर देते हैं, अपने आप को ब्लॉक कर देते हैं कि जी मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके के साथ आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि आजकल लूटिंग बहुत ज्यादा है, आग लगाना बहुत ज्यादा है। तो क्या ये भी इंसान की जिबिल्लत में है? तो हम देखते हैं कि बच्चे एक अपनी नाराजगी में अपनी ही चीज को या बाज़ लोगों की चीजों को तबाह बर्बाद कर देते हैं, फाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। तो ये इंसान की जिबिल्लत के अंदर है, हम जब देखते हैं बचपन में। अच्छा, ये तो एक एंगल हो गया प्रोटेस्ट के रेफरेंस से। एक और एंगल है, अगर आप ये देखें आपके सामने जो है, आपके सामने ये फिगर कौन सा है जी? 9 फिगर है। ये एक एंगल है देखने का, लेकिन इसी फिगर को अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये 6 नजर आता है। तो ये क्या चीज है? अगर हम देखें बेसिकली तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और वो ओपिनियन बेस करता है इस बात पर कि आपकी पोजीशन क्या है। ठीक है कि नहीं? आपकी पोजीशन डिक्लेयर आपको असिस्ट करती है कि आपकी जो इस चीज को देखने का एंगल है, इसमें बेसिकली पोजीशन का ताल्लुक है। तो अमूमन दो लोग डिफरेंट आरा रखते हैं और उसके पीछे उनकी अपनी लॉजिक भी होती है। इसी तरह अगर आप ये देखें तो आप इस पे भी डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हैं। कुछ लोग जो आर्किटेक्ट होंगे या जिनका एक्सपोजर होगा वो कहेंगे ये मेहराब है, खूबसूरत था, उसके दरमियान में फूल है। कुछ लोग जो आर्किटेक्ट हैं वो कहेंगे नहीं जी ये तो सॉरी, जो लोग हैं आम वो कहेंगे जी ये दो लड़कियां इनके दरमियान में फूल है। जो आर्किटेक्ट हैं वो शायद इसको इस एंगल से देखें कि जी ये मेहराब है, इसके ऊपर डिजाइन बना हुआ साइड्स पे और बीच में फूल है। तो डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं प्रोफेशन की वजह से। इसी तरह आगे चलते हैं तो अब आप देखें कि लाहौर एक शख्स जाता है और वहां सख्त धूप होती है, तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे वो कहेगा जी लाहौर में बहुत धूप होती है। जबकि एक और शख्स है वो जाता है और वो बारिश के मौसम में जाता है तो वहां बहुत बारिश हो रही होती है, तो उसका एक्सपीरियंस उसको बताता है जी लाहौर में बहुत बारिश हो रही है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक ही जगह पे, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ प्रोफेशन,
बिकॉज ऑफ योर एंगल ऑफ लुकिंग एट दैट थिंग डिफरेंट हो सकता है। अब ये देखें, ये डिबेट अगर हम जिंदगी में देखें तो सबसे पहले हमारा स्कूल हमें डिबेट सिखाता है कि हम दो शख्स होते हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें जरूरी है कि एक शख्स फेवर में बोले और दूसरा अगेंस्ट बोले, और ये बड़ा ही दिलचस्प होता है। लेकिन दर हकीकत दोनों जो साइड्स होती हैं वो अपने अपने सपोर्टर को फेवर करती हैं और उसी की बात पे वाह वाह करती हैं और दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू को इतना बेहतर नहीं समझ पाते। तो हम डिबेट का कल्चर पे स्कूल्स में देखते हैं। काइंडली इस जितनी बात को है इसको आप प्रोटेस्ट, अपोजिशन और ये जो रैंसम होता है, ये सब चीजें, लूटिंग, इससे जरूर देखिएगा कि हमारे स्कूलों में क्या कल्चर है, हम डिबेट्स पे कितना फोकस करते हैं और हमारे माशरे पे फिर उसका बाद में जाके क्या असर होता है। सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये होना जो है ना, ये अच्छी कम्युनिकेशन है और अंडरस्टैंडिंग मॉडल है, प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू लिसन टू ईच अदर। ठीक है कि नहीं? अगर आप एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुने और देखें कि उसको इतना तो आप वैक्यूम दें कि आप देखिए शायद उसके एंगल देखने का डिफरेंट है, और अगर आप कोशिश करें अपनी पोजीशन से बदल कर दूसरे की पोजीशन में जाएं तो शायद आपको उसकी बात ज्यादा बेहतर समझ आ जाए। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगली चीज हम देखते हैं कि डिसएग्रीमेंट। देखिए डिसएग्रीमेंट भी हो सकते हैं, ये भी अच्छी कम्युनिकेशन है। मैं अपनी बात पे कायम हूं, आप अपनी बात पे कायम है, जिसको हम कहते हैं एग्री टू डिसएग्री। ठीक है कि नहीं? अब ये इसके पीछे लॉजिक भी हो सकती है, इसके पीछे आपका एक्सपीरियंस भी हो सकता है, आपका प्रोफेशन भी हो सकता है, तो मुख्तलिफ वजूहत हो सकते हैं, ये भी एक बेटर कम्युनिकेशन है। आज जो हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहां हमें अपोजिशन मिलेगा, यानी ना मैं तुम्हारी सुनूंगा ना तुम मेरी सुनोगे। ठीक है कि नहीं? हम आजकल ऑपोजिशन का लफ्ज बहुत ज्यादा सुनते हैं, खासतौर पे टीवी पे भी और अपने माशरे में भी, कि डिसएग्रीमेंट हो जाए तो कम्युनिकेट करने के बजाय हम मुखालफत पे आ जाते हैं। अच्छा, ये मुखालफत अगर किसी प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी के बेसिस पे फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ईगो बीच में आ रही है, ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है हमारे तरबियत का, हमारे लर्निंग एनवायरनमेंट का, जो हम स्कूल्स में, घर में, अपने माशरे में और टीवी पे देखते हैं। हमने दो एंगल से बात की, नंबर वन प्रोटेस्ट, ऑपोजिशन, और अब उसके पीछे हमने देखा कि जी उसके पीछे क्या क्या वजूहत हो सकती है, आपकी पोजीशन का, आपके प्रोफेशन का, आपके एक्सपीरियंस का, आपकी ईगो का भी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, आपकी आइडियोलॉजी का भी फैक्टर हो सकता है। जमीन पर अल्लाह ताला ने तीन किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और इंसान है। अच्छा, इंसान को अगर आप देखें तो एनिमल और प्लांट से डिफरेंट है। आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके सामने फेंके गए थे, थ्रो किए गए थे कि आप जरा डेलिब्रेट करें। तो आज आप उन क्वेश्चंस को रिलेट कर रहे होंगे कि हम बेसिकली जो क्वेश्चन टीचर ट्रेनिंग फोरम शेयर कर रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसके पीछे मकसद क्या था। अगर आप इंसान को देखें तो जानवर और जो प्लांट्स है उससे जरा मुख्तलिफ है। वो मल्टीपल हैट रखता है, पोर्टफोलियो रखता है, रोल्स रखता है, रिलेशनशिप रखता है। मसलन अब आप देखें, इंसान और जानवर, पौधों में एक चीज तो कॉमन है, दोनों छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद बुजुर्ग हो जाते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। ये तो कॉमन चीज है। शादी भी करते हैं, बच्चे भी होते हैं, जो माँ बाप होते हैं उसकी खुराक का बंदोबस्त भी करते हैं, जिसकी बिना पे जो हमारे यहाँ सेकुलर एजुकेशन है वहां कहा जाता है कि इंसान एक सोशल एनिमल है। ठीक है कि नहीं? तो ये रिलेशनशिप तो हमें समझ आ रहा है, लेकिन क्या यही रिलेशनशिप है जो इंसान, जानवर और प्लांट्स में कॉमन है? क्या इसी बिना पे हम एक इंसान को सोशल एनिमल कहेंगे, या कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनको हम अब देखते हैं? देखिए, 8 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ठीक है कि ट्रस्ट से बच्चा शुरू होता है और उसके बाद वो चलते चलते मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता हुआ इंटेग्रिटी की तरफ जाता है। ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम सब्सिक्वेंट सेशन में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मैं आपकी तवज्जो जो चाहूंगा वो इस बात पे चाहूंगा कि काइंडली इस चीज को जरूर देखें कि हमारे स्कूल की मॉन्टेसरी,
हमारे स्कूल का प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन, हमारे स्कूल का सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन, क्या इस ग्रोथ और डेवलपमेंट के रेफरेंस से कहीं हेल्प आउट करता है बच्चे की तरबियत में, उसकी एजुकेशन में? इसको हम डिटेल में जाके इंशाल्लाह सब्सिक्वेंट सेशंस में देखेंगे। अच्छा, अब इसी में एक तो है साइकोलॉजिकल, बच्चे के टास्क होते हैं, क्राइसिस होते हैं, इसके अलावा उसमें वर्च्यूज भी पैदा होते हैं। यानी वो विल पर्पस से चलता चलता, जब हम कहते हैं कि 40 साल से बंदा ऊपर हो तो विजडम की स्टेज पे चला जाता है जनरली। अच्छा, ये जो स्टेजेस आपको एजेस की बताई गई है, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और डिपेंड करता है कितना एक्सपोजर उस बच्चे का है विद रेफरेंस टू आईटी, दुनिया के साथ कितना इंटरेक्शन है मल्टी कल्चर के साथ। तो ये ज्यादातर जो हमारे पास डाटा आता है ये वेस्टर्न से आता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत खर्च करते हैं, अपना टाइम लगाते हैं। तो इसको आप अपने लिहाज से जरूर ट्रांसलेट कीजिए, ये एग्जैक्ट एजेस हमारे यहाँ एप्लीकेबल शायद ना हो। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इंसान की नीड भी है, बेसिक नीड्स हैं, बिल्कुल हैं। जानवर की भी बेसिक नीड है, उसको फूड चाहिए, पानी चाहिए, वार्म चाहिए, रेस्ट चाहिए, सिक्योरिटी और सेफ्टी भी नीड्स हैं। लेकिन क्या जानवर भी लॉन्गिनेस एंड लव और नीड की जरूरत महसूस करता है, प्लांट्स मौजूद करते हैं? तो हम कहते हैं हाँ जी बिल्कुल, आप जितनी केयर करेंगे उतनी उसकी ग्रोथ बेहतर होगी। इससे अगली चीज है एस्टीम नीड्स, फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट, और उससे भी बड़ी स्टेज है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी अगर हम पर्सनल आइडेंटिटी और प्रोफेशनल आइडेंटिटी की बात करें तो हमें जानवरों और प्लांट्स में नजर नहीं आती, लेकिन इंसान में हमें बिल्कुल नजर आती है। सवाल स्कूलों से ये है, टीचर्स से ये है, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स से ये है, पेरेंट्स से ये है कि क्या हम बच्चे की इन नीड्स को, खास तौर पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम नीड्स को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और बेसिकली ये तरबिया एट स्कूल इसी की तरफ लेके जा रहा है कि हम अपने जो 4 हमारे स्टेजेस हैं बच्चों की, मॉन्टेसरी, प्राइमरी, मिडिल और सीनियर सेक्शंस, खास तौर पे मैं स्कूल्स की बात करूं टिल मैट्रिक तक या ओ लेवल्स तक, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस पे गौर करने की जरूरत है कि हम किस हद तक बच्चे की नीड को पूरा करें। हमने बात की प्रोटेस्ट, यानी बच्चे के जो अंदाज है बोलने का विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन, एग्री और डिसएग्री के दरमियान में किस तरह के पेंडुलम से वो गुजरता है, किस। फिर हमने देखा कि उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है। फिर हमने ये देखा कि इंसान का एक्सपोजर, प्रोफेशन, उसका जो रिलेशनशिप होता है वो किस तरह इंसान के ऊपर अफेक्ट करता है। अब हम देखेंगे कि ये जब भी हमने बात की थी स्टार्ट में कि प्रोटेस्ट करना क्या इंसान की जिबल्लत में है, क्या बच्चा वाकई अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, ब्लॉकेट कर लेता है कमरे का दरवाजा बंद करके, क्या उसकी जिबल्लत में है? क्या इंसान वाकई जब गुस्से में आता है तो चीजें तोड़ना क्या उसकी जिबल्लत में है, या बेसिकली इसका रिलेशनशिप एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के साथ है? एप्टीट्यूड एटीट्यूड क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये हम सबको समझने की जरूरत है। मैं बड़े आसान तरीके से आपको बता दूं। याद रखिएगा, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये क्रिएट हुआ था। इससे पहले टीचर, पेइंग टीचर कोई भी नहीं होता था, ठीक है कि नहीं? और इससे पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, जो टीचिंग प्रोफेशन था या स्कूल्स था, ये रिस्क प्रोवाइड करने का जरिया नहीं थे, ये तो बेसिकली इंसान की तरबियत के लिए थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब डिग्रीज आई और डिग्रीज के साथ हमारी सिलेक्शन क्राइटेरिया बना जॉब्स में, तो फिर ये चीजें उस वक्त आई, ठीक है कि नहीं? तो आज जो हमारा सिस्टम है, क्या वाकई इंसान की यूनिकनेस को एड्रेस करता है? हम सब जानते हैं कि जो इंसान है उसका डीएनए भी डिफरेंट है, उसकी आइडेंटिटी विद रेफरेंस टू फिंगरप्रिंट्स भी डिफरेंट है, और आईज के थ्रू जब आप रिकग्निशन करते हैं, जो एडवांस तरीका है आजकल मोबाइल पे भी आ रहा है, लैपटॉप्स पे भी आ रहा है, कि आंखों के जरिए भी आप आइडेंटिटी उसकी शनाख्त कर सकते हैं। तो अगर इंसान इतना मुख्तलिफ है
तो आज हमारा एजुकेशन क्या बच्चे की इस यूनिकनेस को एड्रेस कर रहा है? क्या हमारे पेरेंट्स इतने तरबियत याफ्ता हैं कि वो इन बच्चों की यूनिकनेस को एड्रेस कर रहे हैं? 2 से लेके 5-6 जनरली हमारे यहाँ एवरेज बच्चे होते हैं, तो क्या उन यूनिकनेस को एड्रेस कर रहे हैं? तो इस यूनिकनेस को अगर हम समराइज करें तो 2 वर्ड्स आते हैं, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। इसको हम बड़ा आसान तरीके से समझते हैं। एप्टीट्यूड क्या है? देखिए, किसी बच्चे को मीट पसंद है, मीट में गाय का गोश्त पसंद है, किसी को नहीं पसंद, वो कहता है जी मैं चिकन ही खाता हूं। हमारे यहाँ आम आजकल आजकल की जनरेशन में खास तौर पे चिकन ओरिएंटेड बच्चे बहुत ज्यादा हैं। मैं अपने बचपन में, सॉरी, आप सब लोग अपने बचपन में देखें तो हमें याद नहीं पड़ता कि हमारी इतनी चॉइसेस थी, हम इतने वैरायटी रखते थे इंडिविजुअली विद रेफरेंस टू फूड आइटम्स, कि जी मैं ये खाता हूं, मैं ये नहीं खाता हूं। लेकिन आज हम ये चीजें देख रहे हैं कि बच्चों के एप्टीट्यूड में वाज़ेह फर्क आ रहा है। इसी तरह एक बच्चे को टेबल टेनिस पसंद है और किसी को बैडमिंटन पसंद है, लॉन टेनिस पसंद है, तो ये बच्चे की ओरिएंटेशन है, एप्टीट्यूड है। ठीक है कि नहीं? ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन क्या हमारा स्कूल, क्या हमारा घर का निजाम बच्चे के इस एप्टीट्यूड को आइडेंटिफाई कर पाता है? क्या हम बच्चों के जो पोर्टफोलियोज रखते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके रिजल्ट कार्ड के अलावा बच्चे के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं उसमें खास तौर पे एप्टीट्यूड को कहीं पेन डाउन करते हैं? और पीटीएम में क्या हम ये बातें पेरेंट्स को बताते हैं जी कि हमारी ऑब्जर्वेशन आपके बच्चे के मतलब ये है कि इसका एप्टीट्यूड ही है, मसलन उसको साइंस पसंद है और कुछ बच्चों को लिटरेचर पसंद होता है, तो ये एप्टीट्यूड है? क्या हमारे पीटीएम, हमारे पोर्टफोलियो इन चीजों को एड्रेस कर रहे हैं? इसी तरह बच्चों में सीखने का भी मामला डिफरेंट है। कोई एक्चुअल एक्टिव लर्निंग चाहता है, कोई ट्रेडिशनल लर्निंग। और इस तरह टीचर्स की इंडक्शन के दौरान हम क्या देखते हैं कि टीचर बेसिकली ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग जानती है या एक्टिव लर्निंग भी टीचिंग भी करती है। तो इंडक्शन के दरमियान टीचर्स के वक्त हम ये चीज आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है हम सबके लिए। इसी तरह हम बच्चों के रेफरेंस से टीचर क्या देखती है कि मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं एटलीस्ट एक एवरेज के लिहाज से, अच्छा यार, कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग से नहीं समझते, एक्टिव वे ऑफ लर्निंग से समझते हैं। और इस पे खास तौर पे मैं पॉइंट आउट करूंगा वो बच्चे जो शरारती होते हैं। वो शरारत क्यों करते हैं? क्या कभी टीचर ने इस चीज की तरफ गौर किया है? इसी तरह हमारे ओरिएंटेशन डिफरेंट प्रोफेशंस की तरफ होती है। जब हमारे पाकिस्तान में तो जनरली यही चल रहा होता है कि जिस तरफ वो बंटे खेला करते थे बचपन में, तो जो हॉल में, जिस हॉल में चला गया बस वो उसी हॉल में चला गया। तो हमारे यहाँ प्रोफेशंस में तो एप्टीट्यूड नहीं जनरली देखा जाता, लेकिन देखने की जरूरत है। खास तौर पे मैट्रिक में मिसाल के तौर पे बहुत आसान होता है कि कौन सा बच्चा कंप्यूटर की तरफ जा सकता है, कौन बायोलॉजी की तरफ जा सकता है, कौन आर्ट्स में जा सकता है। उसमें तो आप सिर्फ रिजल्ट कार्ड की बेस पे भी बच्चे को देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर होता है, टीचर्स भी, टीचर्स की फ्रिक्वेंट चेंज होना, हमारे पोर्टफोलियो का अपडेट ना होना, खास तौर पर उसके एप्टीट्यूड को एडजस्ट ना करना, नतीजतन अक्सर बच्चे गलत प्रोफेशन चूज करते हैं। और नतीजतन हम उसका रिजल्ट इंटरमीडिएट स्कूल कॉलेजेस में जाके देखते हैं कि बड़ा अच्छा बच्चा होता है लेकिन सिर्फ गलत सब्जेक्ट्स चूज करने की वजह से वो बच्चा पीछे रह जाता है। तो ये चीजें हमें देखने की जरूरत है एप्टीट्यूड के रेफरेंस से। अब आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या? मिसाल के तौर पे बुलिंग हम सब जानते हैं, घर में भी बुलिंग होती है, स्कूल में भी होती है, माशरे में भी होती है। ये कॉमन बिहेवियर है हमारे यहाँ, ये एक्टिव है। अब एक तरीका है कि एक बच्चा रोना शुरू कर देता है और दूसरा है कि वो अवॉइड करता है, गुजर जाता है। ये भी एटीट्यूड है बंदे का। ठीक है, ये हर बच्चे का एटीट्यूड डिफरेंट है। इस तरह कोई बच्चा हंसते हुए उसका मजाक उड़ाए, ही इज डिसबॉदर, और कोई बच्चा उसको रोकेगा कि मेरे साथ डोंट डू दिस थिंग, मैं उस तरह का बंदा नहीं हूं। इसी तरह हम देखते हैं कि बच्चे बाज का मार खाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं और वो बाकायदा मुकाबला करते हैं। वो कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कितनी मार पड़ती है, लेकिन कम से कम मैं एक मुक्का तो खींच के उससे लगाऊंगा, एक घौंसा तो रसीद करूंगा, ताकि उसको पता हो कि मैं भी जवाब दे सकता हूँ। तो ये एटीट्यूड है, रिएक्ट करना। यानी आपके सामने कोई चीज हुई, आपने उसके सामने रिएक्ट क्या किया।
आपका नुकसान हो गया, आप बैठ गए, या आप खड़े हो गए दोबारा मुकाबले के लिए तैयार हो गए। स्कूल्स के अंदर कंपटीशन होता है, अगर हार जाएं तो क्या आपका अंदाज है, और आप जीत जाएं तो भी आपका क्या अंदाज है? क्या खुशी से आप फूले नहीं समा रहे और आप दूसरों को टीज कर रहे हैं? जनरली आप स्कूल्स के अंदर देखें तो एक स्कूल दूसरे स्कूल से जीतता है तो हमारे रवैये क्या है? क्या स्कूल बच्चों के एटीट्यूड को सही एड्रेस कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इंशाल्लाह इन सब बातों पे हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं, हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा डिस्कशन होती है वेस्टर्न एजुकेशन और इस्लामिक एजुकेशन। अगर आप में से कुछ लोग डीकॉलोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन के ऊपर सर अमानुल्लाह के लेक्चर्स आजकल देख रहे हैं टीचर्स ट्रेनिंग फॉर्म के जानिब से, तो आप देखेंगे कि उसमें इन चीजों के ऊपर काफी बातचीत हो रही है। देखिए, टर्मिनोलॉजीज जो होती है ना, वोकेबलरी जुबान की अक्कासी करती हैं कि वो किस नजरिए की जुबान है। वेस्टर्न एजुकेशन में आपको क्लीनिनेस का लफ्ज मिलेगा, तहारत का मतलब नहीं मिलेगा। क्लीनिनेस बेसिकली है किसी भी गंदे मार्ग को साफ कर देना। तहारत है अंदर की प्योरिटी भी, ठीक है ना। जैसे हम गुसल कहते हैं, गुसल जुमे के लिए सब लोग गुसल करते हैं, तो है कि अंदर तक प्योरिटी हो, यानी आप बज़ाहिर सामने से क्लीन ना हो, आपका हार्ट बॉडी एंड सोल जो है वो भी क्लीन होना चाहिए। इस्लामिक एजुकेशन में लफ्ज आता है। इसी तरह बेदिंग और गुसल का फर्क जो हमारे सामने आ जाता है। इंग्लिश एजुकेशन जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जिसको आजकल हम जिसके जिन मराइल से गुजरे वहां देखें तो वहां पे आपको जो उनकी एजुकेशन फिलॉसफी है वह आपको बात मिलेगी गुड सिटीजन होने की, नो, उसमें कोई इशू नहीं है। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की बात करेंगे कि आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं लोगों के सामने, इसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन एक इशू यह है कि एजुकेशन बेसिकली अर्निंग का जरिया बन गया है, यहां इशू आ गया, ठीक है कि नहीं। जबकि हम इस्लामिक एजुकेशन में देखें, आज तरबिया का लफ्ज आप देखें तो आपको जो तरबिया की ट्रांसलेशन अगर आप करें तो आपको सही इंग्लिश में वोकेबलरी नहीं मिलेगी। हाँ, आपको मिलेगा लर्निंग, ग्रूमिंग, ये तो चीजें आपको मिलेंगी। लर्निंग और चीज है, ग्रूमिंग और चीज है, लेकिन तरबिया का नेमुल बदल आपको इंग्लिश वोकेबलरी में नहीं बनेगा। इस्लामिक जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें तरबिया, तालीम और तादीब, ये ट्राइंगल है। इन तीनों टर्मिनोलॉजीज के ऊपर इंशाल्लाह सब्सिक्वेंट सेशंस में हम बात करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी हम डिस्कशन करेंगे ये होता क्या है, क्यों जरूरी है। तरबिया है क्या? तरबिया बेसिकली जब बच्चा माँ के पेट में होता है या बीज जब माली लेकर आता है, वहां से लेके लहर तक, कब्र तक, उस बंदे की तमाम ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेजेस पर उसके मुताबिक उसका ख्याल रखना, यह है तरबिया। मैं बड़े आम फहम अंदाज में बात कर। तालीम क्या है? तालीम बेसिकली एजुकेशन है जो हम देते हैं स्कूलों में, ठीक है कि नहीं। तो तालीम तो हमारी एजुकेशन होगी, ठीक है, इसके ऊपर हमारे यहाँ काम हो रहा है। इसके बाद है तादीब। अगर आप में से कुछ लोगों का उर्दू स्पीकिंग लोगों के साथ कुछ सलाम दुआ हो तो आप देखेंगे उनके यहाँ तादीब का बड़ा है, बात कैसे करनी है। आप देखेंगे इंग्लिश में आप, तुम और तू के लिए सिर्फ यू है, उर्दू में आप और तुम है, तू है। और इसी तरह अरेबिक में का या कुम आ जाता है, ठीक है। रिश्तेदारी देखें तो वहां अंकल, आंट, कजन आ जाता है, जबकि उर्दू में बहुत वैरायटी आ जाती है। तो तादीब जो है ना, तादीब, आप कमर्श जो हमारे यहाँ है, ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, अगर आप वहां चले जाएं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप टर्मिनोलॉजी सुनेंगे कि डोंट टॉक टू मी बाय एड्रेसिंग मी एज सर। हम नाम से बात करें, चाहे बंदा 50 साल का है, 80 साल का है, और चाहे वो 25 साल का बच्चा है, सब एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं। ये उनके यहाँ तादीब का तरीका है। हमारे वेस्टर्न ईस्टर्न कल्चर में और इस्लामिक कल्चर में तादीब का बहुत ख्याल रखा जाता है। आज अगर आप देखें तो हमारी जो नई जनरेशन है शादी कर, जिनकी शादियां हो रही हैं, आप देखेंगे बच्चे और बच्चियां एक दूसरे को नाम से पुकार के वो समझते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। हमारे जमाने के जो लोग हैं वो नाम से पुकारना बड़ा बुरा महसूस करते हैं। तो हमारा कल्चर तादीब के लिहाज से चेंज हो रहा है। उसकी वजह हमारी जो तालीम है वेस्टर्न एजुकेशन की, उसकी वजह से उनकी किताबें, उनकी स्टोरी बुक्स पढ़ के
अब हमारे यहाँ तादीब की जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। लेकिन तरबिया की जब हम बात करेंगे तो हम इस्लामिक जो नॉलेज का डोमेन है उसको हमें टच करना पड़ेगा कि व्हाट इज तरबिया, व्हाट इज तालीम एंड तादीब। तो तरबिया अकेले सिर्फ उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखने का नाम नहीं है, बल्कि तरबिया में उसकी तादीब और तालीम को भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से देखिए, इंग्लिश में मैंने अभी बात की कि लफ्ज ग्रूमिंग आपको मिलेगा। ग्रूमिंग क्या है? आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को खूबसूरत बनाना, लोगों के सामने प्रेजेंट करना, ठीक है। जबकि इस्लाम में तरबिया क्या है कि आप इस तरह वो नमाज के मुतालिक आता है ना कि आप नमाज इस तरह पढ़ें जैसे आप अल्लाह को देख रहे हैं। और अगर आपको ये फीलिंग ना आए तो आपके जहन में ये बात जरूर हो, आप नहीं देख पा रहे, अल्लाह तो आपको देख रहा है। तो बेसिकली आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इन आइसोलेशन और इन कंपनी, इंडिविजुअल और कोलेक्टिव, एज अ सिटीजन एट होम, सिटीजन एट स्कूल, सिटीजन इन द सोसाइटी, सिटीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो उसमें प्योरिटी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बेसिकली तरबिया में देखते हैं। यानी आप बने ना, आप देखते हैं हमारे यहाँ बड़े डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं, खासतौर पे मर्दों की। मर्द बाहर शायद बहुत सोशल हो, बहुत हंसता मुफ्ता हो, लेकिन घर आते हैं तो वो एक इंडियन स्पीकर है, बड़ा कॉमेडियन है, तो वो कहते उसको लफ्ज देता है हस्बैंड को टॉमी। तो टॉमी के नाम से अगर आप यूट्यूब पे डालें तो आपको बताएंगे वो टॉमी क्या करता है। तो हमारी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, घर के अंदर, स्कूल के अंदर, बाहर। और उसकी वजह क्या है कि शायद हमारी तरबिया में कोई फर्क है। अच्छा, तरबिया लफ्ज कुरान में रबा से निकला है, यानी इंक्रीज एंड ग्रोथ। अब हमने ये दुआ बहुत पढ़ी हुई है, अक्सर लोगों आती है, रब रहमुमा कबा रब्बा यानी सगीरा। तो रब रब्बा जो है रहमत और शफकत है, मोहब्बत है, अल्टीमेट लेवल ऑफ केयर, ठीक है कि नहीं। हर इमाम बदली फरमाते हैं द नर्चरिंग ऑफ अ पर्सन स्टेप बाय स्टेप, यानी हर डेवलपमेंट की स्टेज, हर ग्रोथ की स्टेज पे बंदे को इस तरह ख्याल रखना जिस तरह अल्लाह ताला एक बीज जो एक दरख्त के फल से निकलता है और फिर वो ग्रो करके एक दरख्त बनता है और आखिर में वो खत्म हो जाता है, उसकी मुकम्मल नशो नुमा जो होती है, इसको तरबिया कहते हैं। इस्लामिक एजुकेशन बेसिकली इसी चीज का नाम है कि आपकी तमाम नीड्स को डिफरेंट स्टेजेस पे एड्रेस करना। तालीम क्या है? नॉलेज है, कुरान में है, हम सब जानते हैं सूरह इकरा में, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, कि अल्लाह ने वो इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। अल्लमल इंसाना मा अलम यालम, यानी हम इसमें दो अंदाज से काम करते हैं। एक है नॉन से अननोन, यानी अपनी सराउंडिंग में जो नाम जानते हैं उससे हम मजीद अपनी तालीम बढ़ाते हैं। और दूसरा यह कि जिसका हमें नहीं पता उसको एक्सप्लोर करते हैं और उसको नॉन की फिगर्स में ले जाते हैं। तो दो तरीके से है, नॉन टू अननोन का सफर और अननोन से एक्सप्लोर करके उसको नोन करना। तादीब क्या है? मैनरिज्म है। अदब बनी रब्बी फाहसनत तादीबी, यह हदीस है मैनरिज्म के ऊपर। और हजूर ने कि मुझे अदब सिखलाया और बहुत बेहतरीन अदब सिखलाया गया। तो क्या खूबसूरत हमारे नबी का ये कौल है। और अदब के ऊपर इब्ने खल्दून ने बताया कि नॉलेज ऑफ लिटरेचर भी है और स्किल भी है। याद रखिएगा, यहाँ स्किल की बात आ रही है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज देखने की है, क्या हमारे स्कूल स्किल के ऊपर कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसलिए हदीस में आता है कि हर मुसलमान पर नॉलेज हासिल करना यानी तालीम हासिल करना फर्ज है। फिर इसको नबियों का पेशा गिनाया गया। और अब आप देखिए नबियों का पेशा क्या है कि दौलत जमा करना नहीं है, बल्कि क्या है? नॉलेज। आज हम देखें, जब हम एज अ सबरा फोत होते हैं, क्या हम बच्चों में नॉलेज छोड़ के जाते हैं या हजरत लुकमान वाली बात जिस तरह उन्होंने मरते वक्त अपनी नसीहत की बच्चों को वो करते हैं, या प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये एक माइंडसेट है जिसको देखने की जरूरत है। इसी तरह कहा गया बेस्ट वो है जिसका करैक्टर और मैनर हो। आज हम बात करते हैं कि आज के दौर में इंसान की पहचान उसकी दौलत से है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्कूल से, घर के पेरेंट, घर में जो पेरेंट्स हैं, माशरे से, कि ये जो एक इंसान को जज करने का तरीका है कि उसको दौलत से करना है या उसके कैरेक्टर से करना है, ये चेंज कहाँ से स्टार्ट हुई।
ठीक है कि? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमने समझना है कि बेसिकली तरबिया के कंप्लीटनेस की तरफ जाना, परफेक्शन की तरफ जाना। बड़ी खूबसूरत बात है, हज़रत इमाम मालिक जब जा रहे थे अपनी तालीम हासिल करने, तो उनकी मदर ने बड़ी प्यारी बात की, क्या रबिया के पास जाओ और याद रखना सीखने से पहले मैनर्स सीखो। आज हम बात करते हैं कोरियन मॉडल की, फिनलैंड मॉडल की, जी वहां पे बच्चों की तरबियत होती है। हमारे यहाँ तरबियत का कोई बड़ा फुकदान है। हमारे यहाँ ज्यादा ज्यादा क्या है, बच्चों की लाइन बना ली, शोर से बचाने के लिए होंठों पे उंगली रख ली, और बस ये छोटे छोटे जो एक आर्टिफिशियल एक मेकअप है स्कूल के अंदर, वो तो हम करते हैं, लेकिन क्या वाकई हम मैनर्स सिखाते हैं? अगर बच्चों का मैनर्स आपने देखना है तो रिसेस में देख लें, बच्चों का अगर आपने मैनर्स देखना है तो ब्रेक में देख लें, बच्चों के अंदर आपने कितनी हया और किस हद तक तालीम और तरबियत की है, उसका सबसे बड़ा जो नमूना हमें मिलता है वो हमें स्कूल के अंदर जो कॉन्वोकेशन होते हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज होती हैं, स्पोर्ट्स होती हैं, वहां हमें अपनी शक्ल देखने को मिल जाती है। अब हम देखें तो हमारे स्कूलों में क्या होता है। देखिए अभी ये हमारी डिफरेंट स्टेजेस हैं, अर्ली चाइल्डहुड की, लेटर चाइल्डहुड की। तो इसमें आप देखें तो एक तो माँ की गोद है। आज क्वेश्चन है, क्या माँ की गोद जिंदा है, या एक मेड, एक शेफ, एक सिक्योरिटी देने वाली शख्सियत मौजूद है? मॉन्टेसरी की स्टेज पे आप देख लें, अभी तक हमने जितनी बात की विद रेफरेंस टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हमने तरबिया की बात की, हमने एक्सपीरियंस पोजीशन की बात की, क्या हम ये चीजें मॉन्टेसरी, प्राइमरी, मिडल और सीनियर लेवल पे क्या बच्चों को हम इसकी आगाही देते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको हमने एड्रेस करना है। और अल्टीमेटली जब बच्चा जमाना यानी प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, वो टोटली एक डिफरेंट बच्चा हमें नजर आता है। तो यहां देखना यह है कि स्कूल का रोल क्या है। ठीक है, याद रखिएगा, आज के पेरेंट्स ये कहते हैं जी हम पैसे देते हैं तो बच्चे की तरबियत स्कूल की जिम्मेदारी। सो आज जरूरत है तमाम टीचर्स को, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को, अगर पेरेंट्स मौजूद है, कि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, आज अपने बच्चों के मतलब सोचें। मैं बायोलॉजिकल बच्चों की बात कर रहा हूं, क्या आप उनके एप्टीट्यूड एटीट्यूड को समझ सके? और स्कूल के अंदर कितने बच्चों को आप फिगर आउट कर सकते हैं कि उनके एप्टीट्यूड एटीट्यूड का आप किसी हद तक जानते हैं? बल्कि उससे ज्यादा मैं चलूंगा, कितने बच्चों के नाम आप जानते हैं जिनको आप क्लास में पढ़ा सकते हैं? तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है। खैर, अब हम अगले कदम जाते हैं, वो है स्कूल्स के अंदर तरबिया के लिए पहली असाइनमेंट ये है, हम जानते हैं कि दुनिया में ग्रीटिंग्स के मुख्तलिफ अंदाज हैं। एशिया में तिब्बत में जुबान निकाल के कहा जाता है, जापान में बॉ किया जाता है, यूरोप में चीक्स को टच किया जाता है, ओमान में नाक के साथ नाक रगड़ के वो ग्रीटिंग करते हैं, हाथ मिलाना भी कॉमन है और गले मिलना भी कॉमन है। हमारे इस्लाम में है जब भी मिलो अस्सलाम वालेकुम करो। असाइनमेंट ये है आप लोगों से कि आप अपने स्कूल, अपने घर में देखें, क्या हम अस्सलाम वालेकुम कहने का तरीका वही राइज है जो हमारा मजहब हमें सिखाता है? मैं स्कूल के रेफरेंस से बात करूंगा, जब बच्चा स्कूल के गेट से एंटर होता है तो कौन ग्रीटिंग करता है? जब स्कूल के अंदर टीचर क्लास में एंटर होती है, कौन ग्रीटिंग करता है? बच्चे का जब क्लास से बाहर जाता है किसी भी काम के लिए, वापस क्लास में आता है तो उसकी ग्रीटिंग का क्या अंदाज है? रिसेस में टीचर जब जा रही होती हैं, ब्रेक्स में टीचर जा रही होती है, कौन किसको सलाम करता है? छुट्टी के टाइम पे कौन सा तरीका है? घर में आते हैं तो बच्चा घर में एंटर होते हुए कौन सलाम करता है? बाजार में जानने वालों के सामने बच्चों का क्या एटीट्यूड है? बच्चे के हाथ में मोबाइल हो तो आपस में बैठ के वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं? काइंडली इसके ऊपर जरूर एक जिसको कहते हैं ना कि फोकस हो उस पर, अपने माशरे पर नजर डालें विद रेफरेंस टू स्कूल एंड घर। और इसको इंशाल्लाह जो हमारा वीकेंड होगा जिसमें हमारा ग्रुप खुला होगा, वहां अपने ऑब्जर्वेशंस और उसके आपके जहन में कोई तजावीज आती है उसको देखिएगा। नेक्स्ट जो इंशाल्लाह हमारा सेशन होगा, हम यहाँ पे तरबिया को भी समझेंगे और एक अदद एक्टिविटी लेके चलेंगे कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है और हमारे माहौल में क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, सॉरी वी हैव लेस टाइम। 5 मिनट की ब्रेक के बाद हम इंशाल्लाह दोबारा कोई क्वेश्चन आंसर्स हों
लेकिन मेरी यहाँ रिक्वेस्ट होगी कि सिर्फ इस बात पर फोकस करें जो आज हमने डिस्कस किया है, ठीक है कि नहीं। और तरबिया जो है, जो मुख्तलिफ क्वेश्चन टीटीएफ की जानिब से आपसे शेयर किए गए थे, काइंडली ग्रुप के अंदर उसी पर फोकस करें, तब जाके हम कहीं पहुंच सकेंगे। डिस्कशन करने को तो हमारे पास बहुत कुछ है, डिस्कशन के लिए एनआरपी का हमारा फोरम है, आप जो डिस्कस करना चाहते हैं वहां जरूर करें। लेकिन काइंडली तरबिया वाले ग्रुप में जिस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, जिन क्वेश्चंस पर बात हो रही है, उस तक फोकस रहे, ताकि हम किसी उन बातों को कहीं डायरेक्शन दे सके, ठीक है कि नहीं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, यहाँ पे चैट पे किसी ने एक सवाल किया है कि मजहबी तनाजुर में हम कह सकते हैं कि अपने मसलक को छोड़ो मैं और दूसरे के मसलक को छेड़ो। कैंडी, ये बहुत देर की बात है। जब हम अपने मसलक को छोड़ दें, मजहब को छोड़ दें, आम रूटीन में भी हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में तादीब का ख्याल नहीं रखते, अदब का ख्याल नहीं रखते, तो जब मसालिक की बात आ जाएगी फिर तो काफी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ तो हम बिल्कुल, क्यों बच्चे ने तो कोई मसलक के ऊपर बात नहीं करनी ना, मोंटेसरी में, प्राइमरी में। तो हमारी कोशिश ये है कि